अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तथीर फातिमा और आप लोग देख रहे हैं रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जो है वो आसानी से वीडियो मिल जाए। तो आज का हम रिव्यू का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। ये जो मैं रिव्यूज़ बना रही हूँ ये इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स और एम कैट के स्टूडेंट्स दोनों के लिए हैं। अगर ये एम कैट के स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो मैं उनको साथ साथ बताती रहूँगी कि कौन सा MCQs जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो मैं उम्मीद करूँगी कि उनके MCQs गलत नहीं होंगे पेपर के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं। Life would not be possible without metabolic activities of the cell. This in turn is dependent upon the catalytic molecules called the enzymes. Without enzymes, the dynamic steady state of the cell would cease to exist. हमारी जिंदगी जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बगैर मुमकिन नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल की वो होती हैं जिसके अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक अगर सम किया जाए तो वो मेटाबॉलिक बनती है, और एंजाइम्स को जो है वो कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंजाइम्स के बगैर जो है वो हमारा जो सेल होता है उसकी स्टेट जो है वो एक ही जगह जाकर रुक जाती है। Life is a complex mixed work involving a perfect coordination of a vast majority of chemical reactions. Some of these reactions result in synthesizing large molecules, others in cleaving large molecule, and still others either utilize energy and liberate energy. ये कहा जा रहा है कि जो जिंदगी है वो जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। कुछ जो है वो मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, कुछ जो है वो तोड़ रहे होते हैं, कुछ के अंदर जो है वो एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है और कुछ के अंदर जो है वो लिबरेट हो रही होती है। ऑल दीज रिएक्शंस वुड अकर वेरी स्लोली एट लो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये सारे जो रिएक्शंस होते हैं ये लो टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं। द कंडीशंस अंडर विच लिविंग सेल्स कैरी ऑन देयर लिविंग प्रोसेसेस, और जिसके अंदर जो है वो लिविंग सेल्स जो है वो लाइफ के प्रोसेसेस भी कैरी करते हैं। बट इन द लिविंग सिस्टम दीज रिएक्शंस प्रोसीड एट एक्सट्रीमली हाई रेट, लेकिन लिविंग सिस्टम के अंदर ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे के सारे हाई रेट पर होते हैं। क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्पेशलाइज्ड सब्सटेंस और बायोकैटलिस्ट। ये जो है वो कुछ सब्सटेंस की मदद से होते हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं, विच आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल। दीज बायोकैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स। अच्छा, आप ऊपर जो है वो बायोकैटलिस्ट और के आगे जो है वो एंजाइम्स करके लिखते हैं, क्योंकि जो है वो MCQs में कभी कभी आता है एंजाइम्स आर डैश। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट होते हैं। और बायोकैटलिस्ट होता क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो कि जो है वो रिएक्शन को फास्ट कर दे उसको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट। कौन सा? ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को फास्ट कर दे। अब हमने कहा द टर्म एंजाइम वाज कॉन्फाइड बाय फ्रेडरिच विलियम कोहने। अब जो एंजाइम का नाम था वो किसने निकाला था? वो फ्रेडरिच विलियम कोहने ने निकाला था। ये जो एयर्स वगैरह होते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आप जो है वो इस पे भी याद रखें, अपने दिमाग में रखें, लेकिन नाम को जो है वो ज़्यादा फोकस करें। सन्स इतने नहीं आते जितने जो है वो नाम पूछे जाते हैं। तो ये किसने कहा था? ये फ्रेडरिच विलियम कोहने ने किया था, और इसका सन क्या है? 1878। एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ कैटेलाइजिंग स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम। एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कैटेलाइज कर रहे होते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस लिविंग सिस्टम के अंदर। अच्छा, एंजाइम्स जो है, वैसे ये एक बात याद रखें कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, ये माना जाता था। मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी तो मैं आपको समझाती हूँ। बल्कि जस्ट अ फ्यू इयर्स अगो इट वाज कंसीडर्ड दैट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ये माना जाता था कि सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। ड्यूरिंग द 1980s दो आदमी थे, एक का नाम था थॉमस और एक का नाम था सिडनी। आप इस तरह याद रख लें, थॉमस सिडनी। मैंने इस तरह याद रखा था तो ताकि आसानी हो जाएगी। ये पूरा करेंगे ना, थॉमस कैट सिडनी एडमंड, ये याद नहीं होगा, आप थॉमस सिडनी करके याद कर लें तो याद हो जाएगा। थॉमस सिडनी ने डिस्कवर किया था कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन के अलावा जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो क्या उन्होंने बताया? वो राइबोन्यूक्लिक एसिड बताया, जिसको जो है वो राइबोजाइम्स भी कहते हैं। अब इन्होंने जो है वो ये भी MCQs आता है कि फर्स्ट नॉन प्रोटीन डिस्कवर्ड बाय थॉमस एंड सिडनी, तो वो क्या है? वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर ये वो ऑप्शन में होगा राइबोएंजाइम। ठीक, which catalyze reactions involving in processing the genetic information be used by a cell, but generally enzymes are proteinous in nature। लेकिन अगर एंजाइम्स का ये पूछा जाए कि उसकी नेचर क्या होती है तो वो प्रोटीनियस ही होते हैं। प्रोटीन जो है वो उसके अंदर होगा ही होगा, इसलिए एंजाइम्स की नेचर जो है वो प्रोटीनियस ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट भी शामिल होता है। और नॉन प्रोटीन हमने कौन सा बताया था? राइबोएंजाइम बताया था या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड बताया था।
ठीक, अब हम दूसरी चीज पे आते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इससे पहले जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर आप पेंसिल से करके लिख लें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर ये लिख लें, लो एक्टिवेशन एनर्जी और इज इक्वल्स टू रिएक्शन फास्ट। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर लो करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, कि आप ऊपर करके लिख लें ताकि जब मैं पैराग्राफ बताऊंगी तो आपको आसानी हो जाएगी। The questions arise here. How enzymes are able to accomplish such effective catalysis and why thermodynamically favorable reactions do not proceed on their own at rapidly rates in the absence of enzyme. के जो reactions हैं वो ज़्यादा तेज क्यों नहीं होते absence of enzyme में? Chemical, अच्छा ठीक, ये अब आपको जो है वो मैं बता रही हूँ। Chemical transformation requires that certain covalent bond be broken within the reactant. To do so, the reactant must contain sufficient kinetic energy to overcome a barrier called the energy of activation or activation energy. के कोवलेंट बॉन्ड्स को जो है वो तोड़ना होता है, जिसके लिए कुछ एक्टिवेशन वो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी मदद से जो है वो एक बैरियर होता है जिसके ऊपर से हम गुजर सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। The important role played by the enzymes during the reaction is that they lower the activation energy of the reaction. The enzyme reacts with the energy rich and energy poor molecules to form an intermediate complex. This complex again breaks into product and enzyme. If activation energy of this complex is low, many molecules can participate in reaction. In this way, activation energy is lowered by the enzyme, but in this action equilibrium, reaction of concentration of reactant and product is never altered, it remains the same. अभी मैंने आप लोगों को एक लाइन लिखने के लिए दी थी कि ऊपर जो है वो आप पेंसिल से लिख दीजिए, लो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू फास्ट रिएक्शन। तो ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है वो पास होना शुरू कर देंगे। जब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पास होंगे तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। और एक लाइन ये लिखी हुई है कि रिएक्शन का फास्ट होने से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पर कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, बस आपका एमसीक्यूज ये पूछा जाएगा कि हाउ द रिएक्शन फास्ट, और नीचे जो है वो चार आपको ऑप्शंस दिए दिए होंगे जिसमें बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होंगी, उसमें से एक ये मिलेगा, बाय लोवरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक, ऐसे एमसीक्यूज बनकर आएगा इसका। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट प्रोड्यूस इन द प्रोटोप्लाज्म। पहले ही मैंने बता दिया था कि एंजाइम्स का आप करके जो है वो बायोकैटलिस्ट लिख दो। बायोकैटलिस्ट कौन होते हैं, जो कि जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ये प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, ये प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होते हैं। दे आर सिंथेसाइज्ड इन द सेल, और बनते कहाँ हैं, सेल के अंदर है। द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स आर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये आती है एमसीक्यूज के, मैक्रोमोलिक्यूल्स एंजाइम्स किस चीज के होते हैं, तो वो कौन है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। They may entirely consist of protein, amylase or pepsin, or may contain along with protein a non-protein that is prostatic group। मतलब यही कहा जा रहा था कि या फिर एंजाइम पूरा प्रोटीन से बना होगा या प्रोटीन और नॉन प्रोटीन होगा जिसका नाम होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। इतने परेशान नहीं हुए, ये पूरे उसके अंदर मैं आपको जो है वो इसके बाद एक चार्ट दिखा दूंगी, उसके अंदर भी मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन की कहानी। They react with both acidic and alkaline। अल्कलीन का मतलब होता है बेसिक सब्सटेंसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एज देयर मेजर पार्ट। अच्छा, एंजाइम जो है वो एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है, इसलिए क्योंकि इसका जो मेजर पार्ट होता है वो प्रोटीन होता है, इसलिए एंजाइम्स का हमने क्या कहा था, जनरली इसकी नेचर क्या होती है, प्रोटीनियस होती है। एंजाइम जनरली एक्ट विद इन द लिविंग सेल्स वेयर दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड, बट समटाइम्स दे डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल and perform the catalytic function outside of the cell or in other cells। के एंजाइम जहाँ के पे प्रोड्यूस होते हैं वहीं पे ऐड करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर निकल के भी ऐड कर देते हैं और अंदर भी ऐड करते हैं। An enzyme which act within the same cell is called intracellular enzymes or endoenzyme, and the enzyme which act outside the cell is called exoenzyme। अच्छा, जो सेम सेल के अंदर मतलब कि अपने सेम सेल के अंदर ही एक्ट करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एंडोएंजाइम कहेंगे। अपने ही सेल में ऐड कर रहे होंगे उसको हम एंडोजाइम कहेंगे या फिर हम इंट्रासेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। लेकिन अगर एंजाइम जो है वो बाहर जाके ऐड कर रहा हो या किसी दूसरे के साथ कर रहा हो तो उसको हम एक्सोएंजाइम कहेंगे, और एक और नाम लिख लें, इंटरसेलुलर एंजाइम। ठीक है, जो अपने साथ करता है उसको इंट्रासेलुलर और एंडोएंजाइम कहते हैं, जो बाहर जाके दूसरे के साथ करते हैं उसको हम एक्सोएंजाइम या इंटरसेलुलर एंजाइम कहते हैं। ये जो अब लाइनें है ना 4, 5 और 6 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको लिखा हुआ ऐसे एमसीक्यूज आते हैं कि इनमें से बताओ कि कौन सा गलत है, तो फिर याद जो है वो समझ लें तो आप बिल्कुल ठीक
टिक कर लेंगे कि दे आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर एंड एक्शन, के उनका नेचर भी और एक्शन भी एक स्पेसिफिक होता है। देयर मॉलिक्यूल्स आर मच ग्रेटर इन साइज देन द सबस्ट्रेट, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से ज्यादा बड़े होते हैं। दे हैव पर्टिकुलर साइट टू रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। एक इनके पास एक जगह दी हुई होती है जिससे रिएक्ट करते हैं, जिसका हम एक्टिव साइट कहते हैं। दे आर बायोकैटालिस्ट, ये तो अभी हमने पढ़ा था, विच स्पीड द रेट ऑफ रिएक्शन। दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज विच आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेन इन लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। अच्छा यही है कि एंजाइम बायोकैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को तेज कर देते हैं, और अगर ये कम क्वांटिटी में भी होंगे तब भी ये बड़ा से बड़ा चेंज लाएंगे। एंजाइम्स एक्टिविटीज कैन बी आइसोलेटेड बाय आयंस और सॉल्ट कॉल्ड एक्टिवेटर्स। अच्छा एंजाइम्स को जो है वो जो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा होता है उसको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, जो कि कौन कौन है, मैग्नीज, निकल, मैग्नीशियम एंड फ्लोरीन। ये इतना पूछा नहीं जाता लेकिन आप देख लें, नहीं पूछा जाता ये नाम, लेकिन आप देख लें। एंजाइम एक्टिविटीज कैन बी इनहिबिटेड बाय सर्टेन फैक्टर्स। अच्छा जो तेज कर रही होगी उसको एक्टिवेटर्स कहेंगे, जो कि रोक रही होगी मतलब इनहिबिट कर रही होगी उसका हम इनहिबिटर्स कहेंगे। जैसे कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन और पीएच, ये पूछी जाती है एमसीक्यू। दे आर हीट सेंसिटिव, ये भी पूछा जाता है कि एंजाइम्स आर डैश, हीट सेंसिटिव भी कहा जाता है या फिर थर्मोमोबाइल कह दिया जाता है। दे आर थर्मोमोबाइल, पीएच सेंसिटिव, दे वर्क ऑन स्पेसिफिक पीएच। अभी हमने बताया था कि इनकी जो है वो नेचर भी स्पेसिफिक होती है, एक्शन भी स्पेसिफिक होता है और एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करते हैं और हीट जो है वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और ये अभी जो मैंने सबसे ऊपर बताया था ना कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन, मतलब एक एंजाइम है जिसके अंदर प्रोटीन भी आ रहा है और नॉन प्रोटीन भी आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उससे आपको और आसानी हो जाएगी। दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। वही बात है कि जब रिएक्शन हो जाता है तो ये जो है वो केमिकली अनचेंज रहता है। ये भी पूछी गई है, ये पूछी गई थी कि जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो उसकी जो स्टेट है वो कैसी होती है, चेंज हो जाती है या रिमेन सेम, या फिर जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, नन ऑफ द अबव। तो कैसी रहती है, रिमेन सेम रहती है, मतलब कि चेंज ही नहीं होती। ठीक, अब हमारा दूसरा टॉपिक है मोड ऑफ एक्शन। एक्शन ऑफ एंजाइम इज रिलेटेड टू इट्स स्ट्रक्चर। अच्छा जो एंजाइम का जो एक्शन हो रहा होता है वो उसके स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स होता है और 3 डायमेंशनल होता है। एंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है और 3 डायमेंशनल होता है। ईच एंजाइम हैज अ डिंपल और ग्रुप ऑफ अ स्पेसिफिक शेप कॉल्ड अ एक्टिव साइट इनटू व्हिच द सबस्ट्रेट कैन फिट। अच्छा एंजाइम के पास जो है वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप का मतलब एक घड़ा होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो है वो फिट होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। अच्छा जो एंजाइम के एक्शन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, तो इसी तरह हमने ये लिखा हुआ है कि फिशर का जो एयर है वो क्या है, 1898। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं ये कहूंगी, लेकिन एयर को भी देखना मत भूलिएगा, फोकस नाम पे रखिएगा। 1898 प्रपोज अ की लॉग थ्योरी। अच्छा फिशर ने जो है वो कौन सी थ्योरी दी थी, की लॉग थ्योरी। आप जो है ऊपर पेंसिल से लिख दीजिए, फिशर इज इक्वल्स टू की लॉग थ्योरी 1898 और इंड्यूस फिट मॉडल इज इक्वल्स टू कॉशलॉन 1959, ठीक है। Fisher 1898 proposed the Keylog theory which was later improved by Paul and Didi। और इसकी जो थ्योरी थी वो किसने इम्प्रूव की थी, पॉल एंड डीडी। पॉल फिल्डर और डीडी वुड्स, ऐसे नाम याद रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने जो है वो अपने लिए पॉल एंड डीडी याद किया था, तो मैं आपको भी यही कहूँगी, तो इससे आपको आसानी रहेगी। वैसे जैसा आसानी आप लोग वही कीजिएगा। पॉल एंड डीडी they propose that a particular enzyme act on a particular substrate, like particular lock can be unlocked by a particular key. This theory depends upon the physical contact between the substrate and the enzyme molecule। ये कहा जा रहा है कि ये जो इस थ्योरी का नाम है क्या है, की लॉक थ्योरी, कि एक जो चाबी होती है वो एक पर्टिकुलर की से खुलती है, ठीक है। अब हर ताले में अगर चाबी लगा दी जाए तब तो नहीं खुलेगी, उसी तरह जो है ये जो हमारा की लॉक थ्योरी के अंदर कहा जा रहा है कि जो एंजाइम होता है ना ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के अंदर जाके ही लगता है, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ ईच एंजाइम हैज अ डिस्टिंक्ट शेप। अच्छा जो एक्टिव एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके पास एक डिस्टिंक्ट शेप होता है, 2 चीजों पर डिपेंड होता है, एक डिस्टिंक्ट शेप और एक डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस, ठीक है। which is complementary to its substrate like lock and key, where a lock allows very few keys to fit in. Similarly, enzymes allow a few complementary molecules to fit in and react while rejecting even fairly similar molecules. ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने कहा कि 2 चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक शेप और एक चार्जेस। तो हर चाबी जो है वो जाके फिट नहीं होती, और अगर कुछ फिट भी हो जाती है तो नहीं खुलती, क्यों, क्योंकि
देखिए चार्जेस मतलब कि उसका जो है वो एग्जैक्ट चार्जेस नहीं आते, तो दो चीजों पे डिपेंड करे, एक मैंने कहा डिस्टेंस शेप और एक मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तब जब ये दोनों चीजें जो है वो एग्जैक्ट हमें मिल जाएंगी तब जो है वो ताला खुल जाएगा, और इसी तरह जो है वो एंजाइम और सबस्ट्रेट जाके मिल जाएंगे। ये किसकी थ्योरी थी? ये थी फिशर की, जिसको हम कहते हैं कीलॉग थ्योरी। On the other hand, some molecules may be able to fit in the active site of an enzyme but do not have chemical bond upon which the enzyme can act, so not reaction occurs। मैंने यही बात की कि चाबी तो फिट हो जाएगी लेकिन ताला नहीं खुलेगा, क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से, और उसका डिस्टेंट शेप भी होगा मगर ताला नहीं खुला होगा, क्योंकि हमारे पास दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक डिस्टेंट शेप और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास दूसरी थ्योरी है इंड्यूस्ड रेट मॉडल, और ये किसने प्रपोज की थी? कोशलर ने की थी। इसका ईयर है 1959। ही स्टेटेड दैट व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइंस विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस द चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। अच्छा, ये पूछी गई है कि कोशलर की ये थ्योरी है। पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं फिर मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ कि भाई एक जो है वो ये जो डायग्राम भी है ना, ये मैं आपसे आखिरी में पूछूंगी कि ये है किस चीज की। पहले आप दोनों थ्योरी आराम से समझ लीजिए कि इंड्यूस्ड रेट मॉडल का ये मतलब है कि अगर जो है वो ताले का मुंह जिस तरह का है, ताले का शेप जिस तरह का है, अगर उस तरह की चाबी नहीं हुई तो चाबी जो है वो अपना शेप तब्दील कर लेगी और वो ताले के शेप की हो जाएगी और जाके ताला खोल देगी। ठीक है। और कीलॉग थ्योरी में क्या था कि जिस तरह का ताला है उस तरह की चाबी चाहिए। अब वो अगर एक चाबी अलग है तो वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी, हमें दूसरी चाबी लानी होगी जो फिट हो जाएगी तो ताला खुल जाएगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि जिस शेप का ताला है चाबी अपने आप को वैसा कर लेगी, उस शेप में बना लेगी। ठीक है। He stated that when a substrate combines with an enzyme, it induces changes in the enzyme structure। ये पूछा गया था कि किसके अंदर चेंजेस आती हैं, तो किसके अंदर आएंगी? एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। This change enables the enzyme to perform its catalytic activity more effectively। तो यही लिखा हुआ है कि दिस चेंज इनेबल्स द एंजाइम टू परफॉर्म ए कैटालिटिक एक्टिविटी मोर इफेक्टली, कि जब जो है वो अपना शेप जो है वो ताले की तरह का कर लेगी तो ताला जो है वो खुल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। अब आपको समझ में आया कि कीलॉग थ्योरी का क्या है। कीलॉग थ्योरी किसने दी थी? फिशर ने दी थी। उसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह का ताला होगा उसी तरह चाबी लगेगी, और अगर लग भी जाएगी तो चार्जेस अगर वो नहीं होंगे तो ताला नहीं खुल पाएगा। मगर मतलब इसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक डिस्टेंस शेप और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक। अब हमने दूसरी थ्योरी बताई इंड्यूस्ड रेट मॉडल, जो कि किसने दी थी? जो कि कोशलॉन ने दी थी। अब कोशलॉन का यही कहना है कि ताला जिस शेप में, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ताला जिस शेप का होगा चाबी अपने आप को उसी शेप का कर लेगी और ताला जाके खुल जाएगा। अब ये जो आपको एक डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 45 में, द साइकिल ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शंस, ये किस चीज की है? ये कोशलॉन की है या फिशर के? किस मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है? सोचें। ये कर रही है भाई, आप देखें पहले मैं आपको दिखाया हुआ है कि ये जो है वो स्क्वायर तरह का बना हुआ है। पहले जो है वो एक अजीब सा शेप आ रहा है, वो इसमें फिट नहीं हुआ। फिर जो है वो ये एंजाइम ने फिर जो है इसमें फिर ये शेप तब्दील नहीं हो रहा, जो ऊपर से जो फल टाइप कुछ आ रहा है ये अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा, बल्कि जो एंजाइम है ना ये अपने स्ट्रक्चर को तब्दील कर रहा है। अब जब इसने अपने स्ट्रक्चर को तब्दील किया तो ये इसके अंदर जाके फिट हो गया, तो ये किसकी हुई? मतलब इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये किसकी हुई? ये हुई कोशलॉन की थ्योरी। ठीक। तो ये आपको जो है वो एमकेट या फिर इंटरमीडिएट, वैसे तो एमकेट में ज्यादातर डायग्राम्स आती है, इंटरमीडिएट में तो वैसे ही पूछ लिया जाएगा कि एमकेट में डायग्राम दे दी जाएगी और कहेगी कि दिस डायग्राम कि ये डायग्राम जो है वो किस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक। तो ये कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है? कोशलॉन की थ्योरी को एक्सप्लेन कर रही है। आपको समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक। अब हमारा जो है वो नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। इसके बाद जो है वो मैं आपको एक चार्ट दूंगी, उससे जो है वो आपको ये टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आपको समझ में ना आए तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं इसके बाद फौरन आपको एक चार्ट दिखाऊंगी, उससे आपको जरूर समझ में आएगा। एंजाइम्स आर जनरली प्रोटीनियस इन नेचर, यही अभी हमने पीछे भी पढ़ा था। दे में एंटायरली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, और एक प्रोटीन से कंसिस्ट करते हैं जिसका हम माइलेज कहते हैं। उसके पास एक नॉन प्रोटीन भी हो सकता है प्रोटीन के साथ। वही बात किसने कही थी? थॉमस और सिडनी ने की थी। और उसका जो नॉन प्रोटीन था वो किसने दिया था? वो क्या था? वो राइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोएंजाइम था। इफ एन एंजाइम कंसिस्ट ओनली ऑफ प्रोटीन, तो कौन सा होगा? प्रोटीन एंजाइम होगा। अगर एक एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मौजूद है, आप इसको जो है वो तस्वीर करें, विजन करें कि भाई एक एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक।
अब एक केक है वो सिर्फ मैंने शुगर से बना दी है, मतलब ऐसा कुछ आप विजन कर लें तो आपको समझने में आसानी होती है कि एक एंजाइम है वो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है तो उसका हमने प्रोटियो एंजाइम कह दिया। मगर अगर इसके पास जो है वो एक अनदर ग्रुप विद प्रोटीन, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। मगर अगर इसके अंदर प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन भी मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कहते हैं। यूलर प्रपोज्ड दैट कॉन्जुगेटेड एंजाइम शोइंग कंप्लीट एक्टिविटी बी कॉल्ड हॉलो एंजाइम। अच्छा, यूलर एक बंदा है, उसने ये बताया कि जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है ना वो इसी तरह का एक और भी है जिसको हम क्या कहते हैं, हॉलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स टू पार्ट, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एपोएंजाइम। पहले हमने जो है वो आपने कहा है कि जो प्रोटीन से बना हुआ प्रोटियो एंजाइम और जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से बना होता है उसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम भी कह सकते हैं, और यूलर ने कौन नाम दिया जिसको हम हॉलो एंजाइम भी कह सकते हैं। अब जो ये हॉलो एंजाइम है ना और जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है इसके अंदर दो चीजें मौजूद थी, क्या क्या, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन। इसका जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम एपोएंजाइम कहते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बाद एक चार्ट दिखाओगे उससे आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ प्रोस्टैटिक ग्रुप कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स और हॉलो एंजाइम्स आर ऑफ टू टाइप्स। मतलब प्रोस्टैटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट के बेसिस के ऊपर जो है वो ये दो तरह के होते हैं। द हॉलो एंजाइम्स इन विच प्रोस्टैटिक ग्रुप इज एन इनऑर्गेनिक आयंस आर नोन एज कोफैक्टर। मतलब कि अगर इनऑर्गेनिक पार्ट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहेंगे। रोल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम और एंजाइम लाइक फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेज, अमाइडेज, पेप्टाइडेज, कार्बोक्सिलेज आर वेल नोन। इसमें समझने की कोई चीज नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो नॉन प्रोटीन वो जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। आप पेंसिल से लिख लीजिए इनऑर्गेनिक आयंस इज इक्वल्स टू कोफैक्टर, और जो इनऑर्गेनिक के नीचे लिख लेना प्रोटीन पार्ट। ठीक है, द हॉलो एंजाइम इन विच प्रोस्टैटिक ग्रुप इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऊपर क्या था इनऑर्गेनिक, नीचे क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक, और इसके साथ नॉन प्रोटीन भी लिख लेना। इनऑर्गेनिक के साथ प्रोटीन लिखा था, ऑर्गेनिक के साथ नॉन प्रोटीन लिखेगा। ऑल्सो इनऑर्गेनिक आयंस में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड कोएंजाइम्स, और ये क्या कहते हैं, इसका नाम कोएंजाइम्स है। कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% पोर्शन ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल, और जो एक कोएंजाइम है वो पूरा 1% होता है पूरे मॉलिक्यूल का। ये पूछा जाता है कि जो एक पूरा मॉलिक्यूल है उसमें कोएंजाइम का जो है वो कितना परसेंट होता है, तो वो 1% होता है। दिस पार्ट ऑफ एंजाइम इज मोर और लेस इजीली सेपरेबल, यूजुअली हीट रेजिस्टेंट। सम कोएंजाइम्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेसेस आर एनएडी। मतलब ये जो है बस ये पूछा जाएगा कि जो कोएंजाइम्स है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन और एटीपी। एक दफा इसका जो है वो आप फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इस चार्ट की बात कर रही थी। अगर आप इस चार्ट में देखें तो एंजाइम से मैंने जो है वो दो लाइनें निकाली हुई हैं। ये आप अपने किसी की पॉइंट जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहां लिख लें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, एंजाइम से आप दो लाइनें निकालेंगे तो आपको एक जगह दिख रहा है कि प्रोटीन, सिर्फ एक तरह का एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, और दूसरी तरफ जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से बना हुआ है। जो सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है उसको हम प्रोटियो एंजाइम कहते हैं, जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से बना हुआ है उसको हम हॉलो एंजाइम कहते हैं और कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। अब इसका जो प्रोटीन पार्ट है ना, ये जो कॉन्जुगेटेड और हॉलो एंजाइम के अंदर दो चीजें हैं, एक तो प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन है। ठीक है, इसको अब हमने कहा कि इसका जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम एपोएंजाइम कहेंगे, और इसका जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहेंगे। अब प्रोस्टैटिक ग्रुप से हमने दो लाइनें निकाली, एक है ऑर्गेनिक और एक है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक जो है वो नॉन प्रोटीन होता है। इसका जो नाम है उसके अंदर कौन है, कोएंजाइम है, और दूसरे वाले का नाम क्या है, कोफैक्टर है। अब एंजाइम के अंदर पूरे मॉलिक्यूल का अगर हम कहें कि कितना परसेंट होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% होता है। इसके एमसीक्यूज इस तरह आते हैं, द प्रोटीन पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज कॉल्ड। तो प्रोटीन पार्ट कॉन्जुगेटेड एंजाइम का क्या नाम है, एपोएंजाइम। और अगर नॉन प्रोटीन आएगा तो प्रोस्टैटिक ग्रुप। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का इस तरह पूछा जाएगा कि नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कौन सा होता है। इनऑर्गेनिक नाम ना दिया हो तब नॉन प्रोटीन दिया हुआ तो कोफैक्टर होगा, और अगर इनऑर्गेनिक दिया हो तब भी कोफैक्टर होगा। अगर ऑर्गेनिक पूछा जाए तो कोएंजाइम होगा, अगर प्रोटीन पूछा जाए तब भी कोएंजाइम होगा। कोएंजाइम जो है वो विटामिन डेरिवेट्स भी होते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। वो फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। कितने तरह के हैं, ये हैं 6 तरह के। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, मतलब कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, कोएंजाइम एक्टिवेटर्स, इनहिबिटर्स, वाटर और रेडिएशन। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, कि जिस तरह जो है वो कंसंट्रेशन का अमाउंट, मतलब कंसंट्रेशन अमाउंट इंक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट जो है वो भी बढ़ता रहेगा। Until the available enzyme becomes saturated with substrate, there is no increase in the enzymatic activity to certain higher level of substrate concentration.
At a very high concentration, the substrate exerts a retarding effect upon enzyme action. कि मतलब जो है वो एक हद तक जो है वो बढ़ता है और फिर जो है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है. This may be due to the two reasons: higher quantity of substrate and enzyme accumulation of end product in higher quantity. Hence, substrate and enzyme concentration are directly proportional up to certain maximum velocity, after which further increase in substrate concentration has no effect on the rate of reaction. इसका ये कहा जा रहा है कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन भी बढ़ाएंगे, एक हद तक ये सब बढ़ेगा, उसके बाद जो है वो कोई इफेक्ट नहीं होगा. अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. एंजाइम्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर, ये अभी हमने पीछे ही पढ़ा था. ईच एंजाइम हैज इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इट्स मैक्सिमम एक्टिविटी. हर एंजाइम का जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करते हैं. अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर इट्स रेट्स एंड रिएक्शन डिक्रीजेस. मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर हाईली रिएक्टिव. अच्छा, वो एंजाइम्स जो कि ज्यादातर एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, वो किस टेम्परेचर पे होते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड. और जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मैंने इस तरह याद रखा था, अगर कोई आपसे डिस्ट्रॉयड का पूछे तो आपका दिमाग में जो है वो जीरो आ रहा होगा, लेकिन आप इस तरह से याद रखें कि एंजाइम्स जो हैं वो डिस्ट्रॉयड होते हैं, जितना ज्यादा होगा ना उसको वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. तो 100 पर वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. वेयर एज एट मिनिमम 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक्टिविटी इज रिड्यूस मिनिमम बट एंजाइम्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड जो है वो सिर्फ 100 पे होते हैं, 0 पे कम हो जाती है एक्टिविटी, लेकिन डिस्ट्रॉयड नहीं होते, और 37 पे जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिविटी शो करते हैं. Effect of pH. The activity of enzyme varies considerably with pH and there is generally marked optimum pH for each enzyme. Pepsin of stomach has an optimum pH. अच्छा, जो पेप्सिन होता है स्टमक का, उसका pH कितना होता है? 1.4. It is an inactive in neutral or alkaline solution. अच्छा, बस ये बताया जा रहा है कि जो pH होता है ना, जो उसका ऑप्टिमम, जो उसका एग्जैक्ट pH होगा उसके ऊपर ही इफेक्ट करेगा. ठीक है. Coenzymes, activators, inhibitors. Enzyme action is frequently accelerated or inhibited by the presence of other substances. They have been divided into the three activities. अच्छा, जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी जो है वो तेज भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. ये जो है वो कुछ सब्सटेंसेस के ऐसे होता है जिसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. कोएंजाइम्स. कोएंजाइम्स कौन से होते हैं? फौरन से आप अपना जो है वो दिमाग चला, अभी हमने पढ़ा था फौरन, तो आप बताएं कि कौन होता है कोएंजाइम? वो होता है प्रोस्टैटिक ग्रुप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसको हम क्या कहते हैं? कोएंजाइम कहते हैं. अगर याद नहीं आ रहा तो आप जो है वो पीछे वीडियो करके जो है वो देख सकते हैं. इट इज कॉल्ड कोएंजाइम. विदाउट कोएंजाइम सर्टेन एंजाइम्स आर अनएबल टू फंक्शन. कोएंजाइम्स के बगैर जो है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि फंक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि CoA, NAD और FAD. मोस्ट विटामिन आर कोएंजाइम्स और रॉ मटेरियल फ्रॉम विच कोएंजाइम्स आर मेड. और ज्यादातर कोएंजाइम्स जो है वो विटामिन डेरिवेट्स होते हैं. एक्टिवेटर्स. एक्टिवेटर्स कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन थे? याद करें. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कोफैक्टर थे which increase the activity of an enzyme are called activators. Magnesium is an inorganic activator for the enzyme. Phosphate and zinc is an activator for enzyme carbonic anhydrase. ये आप पेंसिल से ऊपर करके लिख लें कि मैग्नीशियम जो है वो एक्टिवेटर पूछा जाता है. ये एमसीक्यूज में आता है कि मैग्नीशियम जो है वो किसका एक्टिवेटर होता है? फॉस्फेट का होता है. जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का होता है. Inhibitors. Substances which decrease the activity of an enzyme are called inhibitors. जो कि एक्टिविटी को कम कर देते हैं उसको हम inhibitors कहते हैं. The inhibitors may act by combining directly with the enzyme or they may react with the activator. Therefore, activator does not remain available to enzyme for activation. बस यही पूछा जाता है कि वो substances जो कि एक्टिविटी को कम कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको inhibitor कहा जाता है. Some inhibitors resemble the normal substrate molecule and compete for admission into the active site. These mimics called competitive inhibitors reduce the productivity of enzyme by blocking the substrate from entering into the active site. If the inhibition is reversible, it can be overcome by increasing the concentration of substrate so that as active site become available, more substrate molecules than inhibitor molecules are around to gain entry to these sites. Or non-competitive inhibitors frustrate enzymatic reactions by binding to a part of the enzyme away from the active site. This interaction causes the enzyme molecule to change its shape, rendering the active site unrespective to the substrate or leaving the enzyme less effective at catalyzing for the conversion of substrate to product. In non-competitive inhibition, a molecule binds to an enzyme other than its active site. जब आप लोग इस स्टार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इनहिबिटर दो तरह के होते हैं. एक होता है कॉम्पिटेटिव, एक होता है नॉन कॉम्पिटेटिव. एक्ट ऑन एक्टिव साइड, एक्ट ऑन एलोस्टेरिक साइड. रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल होता है. और कॉम्पिटेटिव जो है वो सिर्फ मिमिक बनाता है नॉर्मल सबस्ट्रेट की.
This other binding site is called allosteric site. Space or structure the inhibitor which act at this site is called allosteric inhibitor. अब जो है वो अभी मैं आपको इसका एक चार्ट दिखा दूंगी तो इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव का दिया हुआ है। तो कॉम्पिटेटिव कौन होते हैं जो कि एक्टिव साइट के ऊपर ऐड करते हैं और नॉन कॉम्पिटेटिव कौन होते हैं जो कि एलोस्टेरिक साइट के ऊपर ऐड करते हैं। एलोस्टेरिक साइट वो होती है जो कि जो है वो अपोजिट साइड होती है एक्टिव साइड की। ठीक है, ये पूछा गया हुआ है कि एलोस्टेरिक साइड कहाँ होती है, अपोजिट हो एक्टिव साइड। ये जो है वो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन करवाता है और नॉन कॉम्पिटेटिव जो है वो इरिवर्सिबल होता है। कॉम्पिटेटिव के अंदर कौन सी बनती है, मिमिक ऑफ नॉर्मल सबस्ट्रेट बनता है। ठीक है, बस यही आपको बताया गया। हमारा नया टॉपिक है फीडबैक इनहिबिशन। इसके बाद में आपको एक चार्ट शो हो जाएगा जिसमें जो है वो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव दोनों के डिफरेंशिएट हुआ होगा। The activity of almost every enzyme in a cell is regulated by feedback inhibition. जो हर सेल की तकरीबन जो एक्टिविटी हो रही होती है वो किसकी मदद से हो रही होती है, फीडबैक इनहिबिशन की मदद से हो रही होती है। ये एक एग्जांपल होती है कॉमन बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म जिसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। वेन द प्रोडक्ट, अच्छा ये फीडबैक क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर कोई चीज बढ़ रही है, वो बढ़ती जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव। अगर कोई चीज है जो कि कम हो रही है, जो कि बढ़ रही थी लेकिन अब कम होना शुरू हो गई, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। When the product is in abundance, it binds completely with its enzyme active site. Once the product is used up, inhibition is reduced and more product can be produced. In this way, concentration of the product is always kept within a certain range. कि मतलब यही कहा जा रहा है, अगर जो है वो प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो वो एक्टिव साइट से मिल जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की जो है वो एक सर्टेन रेंज होती है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, यहाँ जो डायग्राम के साथ लिखा हुआ है, सबस्ट्रेट कैन नॉर्मली बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। A competitive inhibitor mimics the substrate and competes for the active site. A non-competitive inhibitor binds to the enzyme at a location away from the active site. ये दोनों भी आप पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। जो तीसरी वाली है ना, ये जो मैंने आपको बताई है सी, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम एट अ लोकेशन अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। ये एमसीक्यूज में पूछा गया है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि एलोस्टेरिक साइट कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट। ठीक है, अब ये जो डिब्बे में एक चीज डिब्बे में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। द पेस्टिसाइड्स डीडीटी एंड पैराथोनिन आर इनहिबिटर ऑफ की एंजाइम इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये जो है वो इनहिबिटर्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम के, जो कि कौन है, डीडीटी और पैराथोनिन। मैंने एंटीबायोटिक are inhibitors of specific enzyme in bacteria. Example, penicillin blocks the active site of enzyme that many bacteria. अच्छा, एक एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक करता है, और वो कौन ब्लॉक करता है, पेनिसिलिन ब्लॉक करता है। और पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया यूज करता है सेल वॉल बनाने के लिए। पेनिसिलिन के दो काम है, एक तो वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है और दूसरा यही पेनिसिलिन बैक्टीरिया यूज करता है अपनी सेल वॉल बनाने के लिए। These examples of enzyme inhibitors as metabolic poison may give the impression that enzyme inhibition generally abnormal and harmful. इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है कि जो नर्वस सिस्टम का इनहिबिटर है वो डीडीटी और पैराथोनिन है। इसमें ज्यादातर डीडीटी पूछा जाता है, और दूसरी जगह जो है वो पेनिसिलिन का बताया गया है कि ये जो है वो क्या करता है, ये एंटीबायोटिक है जो कि बहुत सारे स्पेसिफिक एंजाइम यूज करते हैं, जो कि एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, और दूसरा बैक्टीरिया यूज करता है सेल वॉल बनाने के लिए। अब ये जो नीचे दिया हुआ है एंजाइम रेगुलेशन बाय फीडबैक इनहिबिशन, इसके अंदर वही बात बताई जा रही है प्रोडक्ट वाली, कि प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो एक्टिव साइट यूज कर लीजिएगा, लेकिन अगर जो है वो प्रोडक्ट की एक सर्टेन रेंज होती है। ठीक है, ये रिएक्शन से जो है वो प्रोडक्ट बनता, वो रिएक्टेंट को जो है वो प्रोडक्ट बनता रहता है, मतलब कि रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जो है वो कम होगा। ठीक है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो ये कहानी चलती रहेगी। ठीक, most enzymatic pathway are also regulated by feedback inhibition, but in these cases the end product of the pathway वो किससे मिलता है, एलोस्टेरिक साइट से मिलता है। this binding shuts down the pathway and no more प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। जब जो है वो प्रोडक्ट जिससे एलोस्टेरिक साइट से मिल जाता है उसका एंड, तो दोबारा और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता। इफेक्ट ऑफ वाटर रेडिएशन। अब इफेक्ट ऑफ वाटर क्या है, वाटर इज नेसेसरी फॉर एंजाइम एक्टिविटी। वाटर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। इट इज एज इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन जर्मिनेटिंग द सीड विद द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर टू सम एक्सटेंट एंजाइम बिकम्स एक्टिव एंड जर्मिनेशन प्रोसीड। मतलब यही कहा जा रहा है कि वाटर जो है वो नेसेसरी है। और रेडिएशन एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली टू एक्सपोजर टू बाय एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड आल्सो अल्फा बीटा एंड गामा रेज बिकॉज इट ऑल्टर्स द शेप ऑफ प्रोटीन दैट इज एंजाइम्स। और रेडिएशन जो है वो हार्मफुल होती है। बस यही कहा जा रहा है। जो है मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दे देती हूँ।
वो ये है कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट होता है, और बायोकैटलिस्ट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो कि रिएक्शन को फास्ट कर देता है। एंजाइम का नाम जो है वो फ्रैंकलिस विलियम कोने ने किया था, उसका सन जो है वो 1878 था। एंजाइम्स का जो नेचर होता है वो जनरली प्रोटीन होता है, लेकिन एंजाइम के साथ अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो डिस्कवर जिसने किया था उसका नाम था थॉमस और सिडनी, और जो नॉन प्रोटीन पहला पार्ट था उसका नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबो एंजाइम। ठीक, और फिर हमने जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था कि जो रिएक्शन है वो फास्ट कैसे होता है, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। फिर प्रोटीन के पास जो है वो प्रोटीन, फिर हमने जो है वो एंजाइम, अगर जो है वो एंजाइम अपने ही अंदर जो है वो ऐड करेगा तो उसका हम एंडोएंजाइम कहेंगे या फिर इंट्रा सेलुलर कहेंगे, लेकिन अगर बाहर जाके करेगा दूसरों के साथ तो हम इंटरसेलुलर कहेंगे। अब हमने एंजाइम का ये कहा था कि एंजाइम जो है वो बड़े होते हैं अपने सबस्ट्रेट से। अगर सिर्फ एंजाइम, फिर हमने एक चार्ट कहा था कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन होगा तो प्रोटीन एंजाइम, प्रोटीन और नॉन प्रोटीन होगा तो कॉन्जुगेटेड हॉलो एंजाइम। अगर उसका प्रोटीन पार्ट होगा तो एपो एंजाइम, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट होगा तो क्या होगा, प्रोस्टेटिक ग्रुप। फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक को हम जो है वो नॉन प्रोटीन, इनऑर्गेनिक को प्रोटीन कहते हैं। ऑर्गेनिक में कोई एंजाइम आता है जो कि सिर्फ 1% होता है और विटामिन डेरिवेट्स होता है, और उसको दूसरा वाले को हम को फैक्टर कहते हैं। अब जो एक्टिवेटर था उसके अंदर मैग्नीशियम के साथ फॉस्फेट था और जिंक के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेट था। फिर हमारे पास जो है वो था फिट मॉडल आया हुआ था जिसमें दो था, वो मोड ऑफ थ्योरी था जिसके अंदर दो था। एक था हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल और हमारे पास था की लॉग थ्योरी। की लॉग थ्योरी किसने दी थी, फिशर ने दी थी, और इंड्यूस फिट मॉडल किसने दिया था, कॉस्टलॉर्ड ने दिया था। ठीक, अब जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो कॉस्टलॉर्ड ने दिया था, जिसके अंदर जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, और डायग्राम जो दी हुई है हमारी बुक के अंदर वो किसकी है, वो कॉस्टलॉर्ड की है। और फिर हम इंड्यूस फिट मॉडल यानी, और फिर जो फिशर है उसने ये बताया था कि उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डिस्टिंक्ट शेप और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मतलब एक पर्टिकुलर की जो है वो पर्टिकुलर लॉग के अंदर ही जाती है। और जो फिशर के थ्योरी को इम्प्रूव किया था वो किसने किया था, वो किया था पॉल एंड डीडी ने। ठीक है, यही जो है वो आपको बस इसमें से ही आएंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको जो है वो जब एमसीक्यूज आएंगे तो आप लोग सारे के सारे पूरे अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। बस आखिरी जो है वो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव में ये था कि कॉम्पिटेटिव जो है वो एक्टिव साइड पे होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव एलोस्टेरिक साइड पे होता है। रिवर्सिबल होता है कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल होता है, मिमिक ऑफ नॉर्मल सबस्ट्रेट कॉम्पिटेटिव होता है, और नॉन कॉम्पिटेटिव जो है वो मिमिक नहीं करता। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है वो ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई दूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।